देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम ऋषभ कुमार है। दोस्तों ये तब की बात होगी जब मैं काफ़ी सालों के बाद जामनगर के लिए निकला था। जामनगर जो हमारे ही बगल का एक गांव था। वो क्या था कि उस कस्बे के अंदर एक पार्क था जहां लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन वो गांव हमारे गांव से थोड़ा ही ज़्यादा दूर था। मगर अभी वहाँ नया नया पार्क बना था तो घूमने का शौक भी चढ़ा हुआ था। उस दिन मैं और मेरा दोस्त लकी हम दोनों उस पार्क के लिए निकल पड़े थे। जब हम शाम को उस पार्क के लिए निकले थे तो पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन घर वालों ने हमें काफ़ी मना किया था। घर वालों का कहना था कि इतनी रात को उस पार्क में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन हम कहाँ उनकी बातों को मानने वाले थे। हमारे ऊपर तो उस पार्क के घूमने का भूत सवार था। लकी के पास एक नई बाइक भी थी जिसे हम बाजार में भी काफ़ी घुमाया करते थे। हम दोनों का नाम तो वैसे भी बदनामी था। जैसे हम दोनों एक साथ रहते थे तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जलते भी थे, लेकिन काफ़ी दिनों से हम दोनों घूमने के लिए निकल रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साहितता हो रही थी। ऊपर से उस गाँव के अंदर एक और अजीब जगह थी जो काफ़ी बदनाम थी। कुछ लोग कहते थे कि उस कस्बे के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ों को कभी भी महसूस नहीं किया या फिर इनको विश्वास ही नहीं दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो ज़िंदगी की सोच भी बदल ही जाती है। उस दिन मैं और लकी कुछ ड्रेस लेकर हाथ में कैमरा लिए उस गाँव के लिए निकल गए थे। उसके बाद जब हम गाँव में पहुँचे तो हमने देखा कि इस पार्क में तो घूमने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन अब तक शाम हो गई थी तो सभी अपने अपने घरों के लिए निकल रहे थे। उसके बाद लकी ने कहा, यार हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और फिर गांव में पहुंच जाएंगे। वैसे भी इस गांव के अंदर आबादी काफ़ी कम है, जो घर है वो भी रात में एकदम बंद हो जाते हैं। उसके बाद लकी ने कहा, लेकिन यार उस गाँव में ऐसा क्या है कि लोग अब बिल्कुल भी आते जाते नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कहाँ से, लेकिन एक आदमी अचानक ही वहाँ आ टपका और जैसे वो आदमी मेरे पास पहुँचा तो उसने कहा, अरे वो भाई साहब, उस गाँव में भूत रहते हैं। एक प्यासी चुड़ैल रहती है जो सिर्फ अपनी हवस के कारण लोगों का इंतजार करती है। लकी हंसते हुए बोला, अरे यार उस चुड़ैल से मिलवाओ ना फिर। इतना कहकर मैं भी जोर जोर से हंसने लगा और उसके बाद हम दोनों कैमरा लेकर वहीं फ़ोटो शूट करने लगे। तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब लगता है आप शहर के हो, इसलिए इन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं सर, हम शहर के नहीं हैं, लेकिन शहर में रहते हैं। फिर उस आदमी ने हमें चेतावनी के तौर पर बताया कि रात में उस गाँव के अंदर से गुजरने वाला हर एक इंसान मौत की नींद सोता है। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो आप कभी भी भूलकर भी उस गांव के अंदर से मत गुजर जाना, वरना उस समय मौत आपका इंतज़ार कर रही होगी। ये सुनकर मैं उस आदमी पर गुस्सा करने लगा। मैंने उस आदमी को दो चार बातें सुनाई और फिर वहाँ से भगा दिया। फिर हम दोनों फ़ोटो शूट करने लगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आज जो रात हम घूमने के लिए बिताने की सोच रहे हैं वही रात हम दोनों के लिए क़यामत और खौफनाक की दूसरी सज़ा होगी। उस समय हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाला समय हमें दर्द और पीड़ा देने वाला है। अंधेरे से लिपटी उस चादर से बाहर निकलकर हम दोनों जब उस पार्क से बाहर निकले तो हमने देखा कि पार्क के अंदर अब लाइट जलने लगी थी और अब तो वो पार्क और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उस पार्क को देख कर ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त लकी के साथ वहाँ से निकल गया। उसके बाद हम दोनों जब उस पार्क से बाहर निकले तो हमने देखा कि अब पार्क की हालत पहले से भी ज़्यादा अच्छी तो हो गई थी, लेकिन वहाँ पर अब लोगों का आगमन कम हो गया था। यानी कि अब उस पार्क के अंदर हमारा भी रुकना सही नहीं था। फिर हमने सोचा कि हम दूसरी जगह पर जाकर फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद यहीं बगल में मौजूद होटल में लौट आएंगे। कुछ लोगों ने हमें उसी गाँव के अंदर एक रेलवे स्टेशन भी बताया था जो अब पुराना हो चुका था और अब वहाँ से ट्रेन का आना जाना बंद हो चुका था। हमने ये भी तय किया था कि हम दोनों उस जगह पर जाकर फ़ोटो शूट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर जाकर फ़ोटो शूट करने का एक अलग ही स्वाद होता था। पहले तो हम लोग उस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि सच में गांव की आबादी काफ़ी कम हो गई थी। अब गांव के अंदर लोग बहुत ही कम थे और जो बचे हुए थे वो भी अपने घरों के दरवाजे को बंद करके अपने गाँव में कैद हो चुके थे। मुझे नहीं पता कि इस गाँव के लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वासी क्यों हैं, लेकिन हम दोनों को इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था तो हम फ़ोटो शूट करने के लिए आगे निकल गए। उस गांव की टंकी से आगे की तरफ एक रास्ता बना हुआ था। हम उस रास्ते की तरफ चलते हुए अभी आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर नज़र आ रहे एक पुल के ऊपर पड़ी।
तो हमने देखा कि उस पुल के नीचे काफ़ी सारा खंडर सामान रखा हुआ था। कैमरा के ऊपर लाइट थी तो हम काफ़ी अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर सकते थे। हालांकि वो थोड़ा नर्वस भी होता, इसलिए हम दोनों कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। हमारे पास दूसरी लाइट तो नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की फ़ोटो तो खींच ही सकते थे। घर से आते वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि अगर हम किसी अंधेरी जगह पर पहुंच गए तो फ़ोटो क्लिक कैसे करेंगे। अभी हम यही सोच रहे थे कि तभी लकी ने कहा, अरे भाई सुन, चलना उस रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। और वैसे भी उस रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई ना कोई तो लाइट तो ज़रूर होगी, और उस लाइट की सुविधा से हम काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। मुझे भी लकी की बात सही लगी। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और हम दोनों उस रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े, जो वहाँ से थोड़ी दूर आगे था। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उस रेलवे स्टेशन का दरवाज़ा किधर है। उसके बाद मैं और लकी बहुत ही जल्दी उस रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए, लेकिन हम दोनों अभी भी उस रेलवे स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में खड़े थे। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि इस रेलवे स्टेशन का दरवाज़ा किधर से होकर निकलता है। हम दोनों अभी यही सोच रहे थे कि तभी लकी ने कहा, भाई वो देख, वहाँ से कोई दरवाज़ा टाइप का कुछ दिख रहा है। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और लकी फिर से बाइक पर बैठ गया। और हम दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ एक लोहे का छोटा सा गेट था। लकी ने उस लोहे के गेट को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया और हम दोनों बड़े आराम से उस रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। हमने जब रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा देखा तो हमने पाया कि चारों तरफ सूखे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे और उस रेलवे स्टेशन का दरवाजा भी एक पतले लोहे से बनाया हुआ गेट था, जो बहुत ही आराम से इधर उधर उड़ सकता था। फिर उसके बाद लकी ने कहा, अरे भाई वो देख, वहाँ पटरियाँ नजर आ रही हैं। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि उन पटरियों के ऊपर अब हल्का हल्का जंग लग गया था। और उस हल्की हल्की जंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन पटरियों को सुनसान पड़े आज काफ़ी साल बीत गए हैं और मिट्टी के जमावड़े ने इनको खंडर बना दिया है। तभी मेरे दोस्त लकी ने कहा, अरे भाई चलना, वहाँ मुझे स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है, हम उसके नीचे बैठकर फ़ोटो क्लिक करते हैं। तभी हमने कैमरा उठाया और हम दोनों पैदल ही निकलने लगे। और उसके बाद जब हम दोनों उस स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर किसी सुनसान जगह की ही भांति एक अजीब सा इलाका बना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह के ऊपर किसी को कैद करके रखा जाता था, या तो किसी जानवर का पिंजरा था या फिर कुछ और चीज़ थी जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर थी। अभी लकी मेरी फ़ोटो क्लिक करने ही वाला था कि अचानक ही मेरा चश्मा मेरे सर से नीचे गिर पड़ा। जैसे मैं उस चश्मे को उठाने के लिए नीचे झुका तो मुझे एक लाल पल्लू नज़र आई, और उस लाल पल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये पल्लू नया नया है और किसी महिला के द्वारा यहाँ पर फेंका गया है। लेकिन इतनी घनी रात को ये नया लाल पल्लू यहाँ क्या कर रहा होगा। फिर एक बार मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और फ़ोटो क्लिक करने लगे। तभी मेरे दोस्त लकी ने कहा, यार मेरे को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लकी के मुंह से अचानक इस तरह की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले तो उसने मुझे कभी भी किसी अनजान जगह पर जाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। फिर मैंने लकी से कहा, भाई क्या हुआ तुझे, सब ठीक तो है ना? तो इस बार लकी ने बताया कि उसे इस जगह पर अजीब सा लग रहा है और उसे एक अजीब सी घुटन हो रही है। मैंने लकी को हंसते कहा, अबे भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, तो ज़्यादा ध्यान मत दे। फिर किसी तरह मैंने लकी को अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया। लगभग आधे घंटे तक हम दोनों वहाँ पर आराम से फ़ोटो क्लिक करते रहे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो हम दोनों को ऊपर से नीचे तक पूरा डरा कर रख दिया था। कुछ देर फ़ोटो क्लिक करने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन कैमरे के सामने एक परछाई नज़र आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये परछाई शायद जानबूझकर कैमरे में कैद हो रही है। फिर उसके बाद मैं और लकी इस चीज़ को देखने लगे कि आखिर वो कौन सी परछाई है जो बार बार हमारे कैमरे में कैद हो रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। इसी बीच मेरे और लकी के पैरों में अचानक ही कुछ गड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कुछ कांटा जैसा हमारे पैर में चुभ रहा है। और जैसे ही हमने अपने पैर को उठाया तो हमने देखा कि हमारे पैर के नीचे कोई कांटा जैसा चुभा हुआ था, लेकिन वो एक असली कीड़ा था। दरअसल उसने मेरे पैर को काफ़ी ज़्यादा काट दिया था, जिससे मेरे पाँव से खून निकल रहा था। और ऐसे कुछ दशा मेरे दोस्त लकी की हुई थी। उसका तो पूरा जूता खून से लहूलुहान हो चुका था। फिर मैंने किसी तरह से संभाला और हमारे बैग में रखे हुए तौलियों को बाहर निकालकर उस जूते के अंदर देखने लगा तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा खून के साथ साथ अब पूरा जूता लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई कीड़ा उसके पैर के अंदर घुस चुका है। उसके पैर के नीचे एक छेद भरा हुआ था
वो कीड़ा उसी जगह को पार करके शायद उसके शरीर के अंदर जाने लगा। उस समय मैंने लकी की दर्दनाक हालत में उसके पैर में बने गट्टे में अपनी एक उंगली फंसा दी और उस कीड़े को बाहर निकाल दिया। सच में वो कीड़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वो किसी बिच्छू की तरह नजर आ रहा था, लेकिन वो कोई बिच्छू नहीं था। लकी के पैर में कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई थी, तो वो वहीं दर्द के मारे बगल में बैठ गया और उसके बाद अपने पैर को पकड़कर दर्द के मारे कराहने लगा। मुझे भी उसकी हालत से काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। और इसी बीच हमें उसी रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई घूमता हुआ दिखा। ये पहली बार था जब हमें उस स्टेशन पर कोई दिखाई दिया था। और इसी बीच लकी ने कहा, अरे भाई तुम्हें वहाँ पर कौन दिख रहा है? लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लकी की बात सुनकर मैंने लकी को बताया कि पहले मुझे वहाँ पर कोई नज़र आया था। उसके बाद जब हम दोनों स्टेशन पर पहुँचे तो हमने देखा कि उस स्टेशन की हालत किसी खंडर से कम नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। मगर अभी अभी तो मैंने किसी को उस स्टेशन पर किसी को घूमते देखा था, लेकिन अब वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया, मैं यही सोचकर इधर उधर देखने लगा। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि लकी की सांस अब एकदम तेज हो गई हैं। वो अभी भी मेरे बगल में ही चल रहा था, लेकिन अब वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। और उसके बाद जब मैंने लकी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। उसके हाथ पर कांप रहे थे। तभी मुझे वो पुरानी पड़ी पटरियाँ एकदम से कपकपाती हुई नजर आई। उन पटरियों को इस तरह थरथराता देख मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे अब इस स्टेशन के ऊपर कोई ट्रेन आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? भला इस पुरानी पड़े स्टेशन पर ट्रेन कैसे आ सकती है? मैं तो यही सोच रहा था कि तभी वहाँ किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई। अब तो ये पूरे तरीके से साफ हो गया था कि पक्का इस स्टेशन के ऊपर कोई तो ट्रेन आती है, इसलिए ये हॉर्न की आवाज़ आई है। फिर मैंने लकी को इस बारे में बताया तो वो भी इस आवाज़ को बड़े गौर से सुनने लगा। और फिर कुछ देर के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन के आगे एक नंबर लिखा हुआ था और शायद वो 717 नंबर था। उस नंबर को देखते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि इस स्टेशन पर जो ट्रेन आ रही है वो बाकी ट्रेन से अलग है, क्योंकि ये नंबर मैंने आज तक किसी भी ट्रेन के ऊपर नहीं देखा था, खासकर जिस नंबर प्लेट पर यह लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक अजीब सी ट्रेन थी। और उसके बाद मुझे अचानक ऐसा लगने लगा कि मेरे सर में भारीपन हो गया है, जिस कारण मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जब मैंने एक बार अपनी नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि लकी भी अब पूरे तरीके से हताश हो गया था। और फिर मेरी आंखों के सामने ही लकी एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा। और उसके बाद जैसे वो ज़मीन पर गिरा तो उसके साथ साथ ही मेरी आंख भी एकदम से बंद हो गई और फिर मैं भी वहीं पर गिर पड़ा। उसके बाद जब दोबारा हमने अपनी आंखें खोली तो हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हम दोनों ट्रेन के अंदर लेटे हुए थे और ट्रेन अपनी फुल स्पीड के साथ आगे चल रही थी। ये देखकर तो हम दोनों भी हैरान हो गए थे। मेरा तो पूरा बदन सुन्नी पड़ गया था, क्योंकि इतनी जल्दी में ट्रेन के अंदर कैसे पहुंचा और ये कौन सी ट्रेन थी जिसके अंदर सभी मुसाफिर लोग एक ही पोजीशन में सो रहे थे। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह सोया हुआ था। फिर मैं उठा और जब ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि इस समय ट्रेन एक सुरंग के अंदर से गुजर रही थी। इस समय तक तो ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी, तो नीचे कूदने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। इसलिए मैं वहीं ट्रेन के दरवाजे से खड़ा होकर इधर उधर झांकने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस ट्रेन से नीचे कूदने में ही हमारी भलाई है। तभी लकी लड़खड़ाते हुए मेरे पास पहुंचा और तभी ट्रेन को एक बहुत ही ज़ोरदार झटका लगा। वो झटका इतनी ज़ोर का था कि मैं एकदम से सीट से टकराकर वहीं ट्रेन के अंदर गिर पड़ा और ट्रेन का दरवाज़ा भी अब बहुत ज़ोर से बंद हो गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मुझे एक पल के लिए भी सोचने का समय नहीं मिला और फिर मैं वहीं पर पड़ा रहा। हाथ में इतनी ज़ोर की चोट आई थी जैसे कि मेरे हाथ की हड्डी टूट चुकी है। लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेन ने हॉर्न दिया और ये हॉर्न वहाँ से चलने का संकेत था। जैसे मैं और लकी ट्रेन से नीचे उतरने के बारे में सोचने लगे तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी और उस हवा का वेग इतना ज़्यादा तेज़ था कि हम दोनों की आंखें अब बंद होने लगी। इसी बीच ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन का दरवाज़ा भी बंद हो गया था और तभी हमें उसी ट्रेन के अंदर किसी के घुंघरू की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के उस बोगी के अंदर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। तभी लकी एकदम से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो लकी को कोई पीट रहा है। जब किसी तरह मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लकी का एक पैर हवा में उठा हुआ था और जैसे लकी का पैर हवा में उठा तो मैं उसकी तरफ भागने लगा।
लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ भागा तो फिर अचानक ही मेरा शरीर भी ऑटोमेटिकली हवा में उठ गया। एक समय के लिए तो मैं फिर से डर गया था, लेकिन मैं इतना भी जानता था कि इस ट्रेन से नीचे उतरने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी और एकाग्रता की ज़रूरत होगी। फिर मैंने लकी को आवाज़ देते हुए कहा, तुम सिर्फ भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हमें ये तो एहसास हो गया था कि वो गांव तो सच में भूतिया है और उस गांव के अंदर आने की हिमाकत करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इसलिए अब हम दोनों ने ठान लिया था कि आज के बाद जो भी हो हम बेमतलब किसी भी जगह पर नहीं आएंगे। हम दोनों को ही अपनी आंख बंद करके भगवान हनुमान जी को याद करने लगे। इसी बीच हमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमारे आजू बाजू में कोई नहीं है। जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे आजू बाजू में कोई नहीं है तो मैंने अपनी फड़फड़ाती आंखों से चारों ओर देखा तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा, क्योंकि वहाँ तो लकी भी मौजूद नहीं था। इसी बीच ट्रेन स्टेशन पर रुकी और उस स्टेशन पर ब्रेक आते ही मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल गया था। जब मैंने बाहर की ओर ध्यान दिया तो इस बार मैंने देखा कि लकी को 3 जने पकड़कर घसीट रहे थे और वो लकी को कहीं दूर ले जा रहे थे। मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल स्टेशन ही होगा, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे कूदा और उसके बाद जैसे मैं ट्रेन से कूदा तो मैंने देखा कि वो स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा था। कुछ लोग इधर उधर भटकते हुए नजर तो आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर भी चुप्पी बनी हुई थी और जैसे तैसे हिम्मत करके मैं अपने दोस्त लकी के पास पहुंचा और उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगा। हालांकि मैंने लकी को बहुत आसानी के साथ छुड़ा भी लिया था, लेकिन उसके बाद वो ट्रेन वापस से वहाँ से चल पड़ी थी और ये देखकर तो मैं भी वहाँ से निकलने की उम्मीदों को छोड़ ही चुका था। किसी तरह मैंने लकी को वहाँ से उठाया और एक बार कोशिश करने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगा और अंत में हम दोनों ट्रेन की आखिरी बोगी में पहुँच ही गए। ट्रेन की आखिरी बोगी में जैसे हम लोग चढ़े तो हमने देखा कि वो बोगी भी पूरी ऐसे ही खाली पड़ी थी। उस बोगी के अंदर भी कोई मुसाफिर ही नहीं था। पूरी की पूरी ट्रेन ऐसे ही वीरान थी। हमें काफ़ी अफसोस हो रहा था कि इसी बीच हम दोनों भी अपनी जान बचाने की उम्मीद में वहीं पर पड़ी एक सीट पर बैठ गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन कहीं रुकने ही नहीं वाली है, क्योंकि लगातार 2 घंटे तक वो ट्रेन ऐसे ही चलती रही। और इसी बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि एक बार फिर हमारे अलावा इस बोगी के अंदर कोई है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है और फिर से हमें उन्हीं घुंघरू की आवाज़ आने लगी। फिर मुझे याद आया कि उस आदमी ने बताया था कि उस गांव के अंदर एक हवस की प्यासी आत्मा रहती है और कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जो अपनी हवस मिटाने के खातिर इस बोगी में इधर उधर घूम रही है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा डरो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़ी मशक्कत करनी होगी। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो पहले तो मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने अपने जिस्म पर एक कंबल ले रखी थी। जब मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहा, यहाँ से निकलना वैसे तो इतना आसान नहीं है, मैंने भी इस ट्रेन के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी। एक बार जो इंसान इस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है फिर वो कभी भी वापस नहीं निकल पाता। फिर उस आदमी ने बताया कि उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही बन गई थी और फिर वो 7-8 दिन काफ़ी ज़्यादा भूखा रहने के बाद उसी ट्रेन के अंदर मर गया था और उस दिन के बाद उस आदमी की आत्मा भी वहीं पर भटक रही है। मैंने उस आदमी की सच्चाई जानी तो हमें लगा कि हम भी यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, जिस पिछले वाले स्टेशन पर तुम दोनों उतरे थे, अगर गलती से तुम उस स्टेशन पर रह गए होते तो फिर तुम्हारे वहाँ से निकलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि उस स्टेशन पर भूत प्रेत किसी को वापस नहीं निकलने देते। और वो तो अच्छा था कि तुमने एक दूसरे का साथ दिया और संगठन के कारण तुम वापस निकल गए, वरना अब तक एक एक करके वो तुम दोनों को मौत के घाट उतार चुके होते। फिर मैं उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ते बोला, बाबा किसी तरह आप हमें इस भूता ट्रेन से बाहर निकाल दीजिए। हम आज के बाद ना ही तो उस गांव में आएंगे और ना ही कभी उस रेलवे स्टेशन पर आने की हिम्मत करेंगे। इतना सुनते उस आदमी ने कहा, अगर तुम दोनों यहाँ से सही सलामत नहीं निकले तो तुम्हारी बॉडी भी मेरी तरह हो जाएगी। फिर जब उस आदमी ने अपने शरीर को उस कंबल से हटाया तो मैंने देखा कि उस आदमी का शरीर किसी सूखी लकड़ी की तरह बन गया था, साथ ही उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर उस आदमी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे देहरादून नाम का एक स्टेशन आएगा और अगर तुम लोग उस स्टेशन पर उतर गए तो तुम आराम से ज़िंदा बच जाओगे, लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में हो और तुम दोनों ने एकदम से छलांग लगा दी तो फिर तुम्हारा बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
ट्रेन अपनी अच्छी रफ्तार पकड़ रही थी। उस आदमी ने बताया था कि जहाँ देहरादून नाम का वो रेलवे स्टेशन आएगा तो वहीं पर रोशनी से सब कुछ जलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। बस किसी तरह हम दोनों को उस स्टेशन पर उतर जाना है। फिर हम दोनों को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई थी और अब ये साफ हो गया था कि आने वाला आखिरी स्टेशन देहरादून स्टेशन है और सामने की ओर बहुत तेज लाइट जल रही थी। तो अब तो ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि सामने जो स्टेशन आ रहा है कहीं ना कहीं वो देहरादून स्टेशन है और अब उस स्टेशन का नाम भी दिखाई देने लगा था। मुझे लगा कि आगे की तरफ तो पत्थर का चबूतरा होगा तो इससे पहले ही ट्रेन से कूद जाता हूँ। यही बात मैंने लकी को भी बताई। मैंने भागते ट्रेन से एकदम से छलांग मार दी और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद जैसे हम ट्रेन से नीचे कूदे तो मैंने देखा कि मेरे साथ साथ लकी भी अब नीचे कूद गया था और हम दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब हम दोनों की आंख खुली तो हम हॉस्पिटल में थे। कुछ लोगों ने बताया कि वो हमें देहरादून स्टेशन से थोड़ा आगे से लेकर आए थे जहां हम दोनों बेहोशी की हालत में पड़े थे। लेकिन जब हमने उसे अनजानी ट्रेन के बारे में पूछा तो किसी को भी उस ट्रेन के बारे में मालूम ही नहीं था। देहरादून नाम का वो स्टेशन उस भूतिया गांव से महज 11 किलोमीटर की दूर था, यानी कि वो ट्रेन एक मायावी ट्रेन थी। दोस्तों, मैंने इस घटना के बारे में बहुत ही जानने की कोशिश की लेकिन सच्चाई से कभी भी पर्दाफाश नहीं हुआ। बस कुछ लोग कहते हैं कि उस गांव की एक चीज़ भूतों से बाधित है और कहीं ना कहीं वो रेलवे स्टेशन भी भूतों से बाधित था। वहाँ हवस की एक प्यासी चुड़ैल रहती थी जिससे बचकर हम दोनों को अपनी एक नई जिंदगी तो प्राप्त हुई, लेकिन वो घटना हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में बैठ गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।